Namaskar friends, I, Professor J.R. Sonamne, work as professor at Department of Education, Maharaja Krishna Kumar Singh Ji, Bhavnagar University, Gujarat. Friends, I welcome all of you on behalf of HRDC Ahmedabad and Gujarat University Ahmedabad. Friends, today we will see how to write research paper, some basic information regarding research paper. So let's start. Now we will see what is a research paper. A research paper is a common form of academic writing. आपने academic writing के बारे में तो सुना ही होगा. एकेडमिक राइटिंग जो है उसमें बहुत सारे प्रकार हैं और रिसर्च पेपर उसमें से एक प्रकार है. रिसर्च पेपर रिक्वायर स्टूडेंट एंड academics to locate information about a topic, that is to conduct research, take a stand on that topic and provide support or evidence for that position in an organized report. एक्चुअली रिसर्च पेपर एक फॉर्म है जो स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें इंफॉर्मेशन है, जिसमें आप एक थीम को लेके आगे बढ़ते हो और ये जो थीम है, ये जो आपका मेन पॉइंट है, उस पॉइंट को विथ एविडेंस के साथ में आप उसको प्रेजेंट करते हो. यू प्रेजेंट दैट evidence in a structure. The term research paper may also refer to a scholarly article that contains the result of original research or an evaluation of research conducted by others. आप ये कुछ भी हो सकता है. रिसर्च पेपर जो है वो आप फील्ड में जाते हो. फील्ड में जाने के बाद में आप जो डेटा कलेक्ट करते हो वो डेटा कलेक्शन के साथ में भी हो सकता है, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है उसके ऊपर से भी आप रिसर्च कर सकते हो और रिसर्च पेपर आप तैयार कर सकते हो. आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखे होंगे, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में या सर्वे में या केस स्टडी में आप फील्ड में जाते हो. फील्ड में जाने के बाद में फिर आप उसी डेटा का यूज़ करके आप अपना पेपर प्रिपेयर करते हो. लेकिन आपने अगर मेटा एनालिसिस अधिविश्लेषण जो है उसका पेपर अगर आपने देखा होगा, तो उस पेपर में ऑलरेडी जितने भी रिसर्चेस आगे कंडक्ट हो चुके हैं, उन रिसर्चेस के ऊपर से जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनके ऊपर से एक रिसर्च होता है जो मेटा एनालिसिस है, तो वो भी रिसर्च पेपर कहलाता है. मोस्ट स्कॉलरली आर्टिकल मस्ट अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू बिफोर दे कैन बी एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन इन एन एकेडमिक जर्नल. जनरली यही होता है कि जो भी आप रिसर्च पेपर प्रिपेयर करते हो उसको आपको पीयर रिव्यू के लिए जाना पड़ता है. ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ है जिसमें राइटिंग भी है, रिसर्च भी है और उसका एक एकेडमिक टच है, उसका एक स्ट्रक्चर है, जिसको आप स्कॉलरली आर्टिकल भी कह सकते हो, साइंटिफिक राइटिंग भी आप कह सकते हो, जो एक स्ट्रक्चर में रहता है, जो एक थीसिस, एक विचार को लेके आगे बढ़ता है और उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उस थीम को एक प्रॉपर वे में अपना जो रीडर है, जो ऑडियंस है, उसके सामने वो प्रेजेंट करता है. तो ये थी बात व्हाट इज़ अ रिसर्च पेपर. नाउ वी विल गो व्हाई राइट रिसर्च पेपर.
लेट्स सी व्हाई राइट रिसर्च पेपर्स, हमें रिसर्च पेपर क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। The research process is one of the most taxing academic task you will be asked to complete. जब हम रिसर्च करते हैं तो एक स्वाभाविक रूप से हम उसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसी के ऊपर रहता है और उसका एक स्ट्रेस, एक प्रेशर भी रहता है काम को ख़त्म करने का, क्योंकि ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें रिसर्च पेपर क्यों लिखना चाहिए। नंबर 1, लर्निंग स्कॉलरली कन्वर्सेशन। स्कॉलरली कन्वर्सेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसमें ये हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास जो है वो बेसिकली स्कॉलरली कन्वर्सेशन जो है, क्योंकि इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो है उसका उद्भव स्थान, उसका शेयरिंग वो स्कॉलरली कन्वर्सेशन से होता है। राइटिंग अ पेपर और राइटिंग अ रिसर्च पेपर इज अ क्रैश कोर्स इन द स्टाइलिस्टिक कन्वर्सेशंस ऑफ स्कॉलरली राइटिंग। During the research and writing process, you will learn how to document your research, cite sources appropriately, format an academic paper, and maintain an academic tone and more. तो आपको ये पता चलता है कि ये पूरा रिसर्च जो है उसकी प्रोसेस को किस तरीके से आपको लिखना है, और आप यू लर्न दैट हाउ टू डॉक्यूमेंट योर रिसर्च। ये जब आप पेपर प्रिपेयर करते हो तब इवन साइट आपको सोर्सेस, आपने जितने भी इंफॉर्मेशन जहाँ से भी लिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को आपको साइट करना है, क्योंकि आप साइट करेंगे उसके बाद में उसे रेफरेंस में दिखाएंगे, तो वो आपको करना है। आप फॉर्मेट करते हो एकेडमिक पेपर को और आप जो एकेडमिक टोन है वो मेंटेन करते हो। तो जब आप इन सारी चीज़ों को अगर आपको करना है तो लर्निंग स्कॉलरली कन्वर्सेशन जो है वो उसका पहला पॉइंट है। नाउ लेट्स सी सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, ये कहा गया है कि जब हम लर्निंग करते हैं तो एक्चुअली हमें जो इंफॉर्मेशन जो एक छोटे अमाउंट में रहती है उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब उस इंफॉर्मेशन को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके बाद में एक बड़ा अमाउंट, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं या फिर हम नॉलेज कहते हैं, इन अ वे रिसर्च इज नथिंग मोर देन अ मैसिव ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट। एक्चुअली ये आप मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इट्स अ मैसिव ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है। आपको डेटा भी कलेक्ट करना है, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है उस हिसाब से फिर आपको एनालिसिस करना है, फिर आपको फाइंडिंग्स लेने हैं और फाइंडिंग्स आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ में आपको प्रेजेंट करने हैं। ये तो मैंने सिर्फ थोड़ी हाईलाइट दी, इससे भी बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें हैं। तो आपको एक मैसिव प्रोजेक्ट की तरह ये सब ऑर्गेनाइज करना है। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू इज नियर infinite, and it's your job to review that information, narrow it down, categorize it and present it in clear relevant format. फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आजू बाजू में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत प्रचुर मात्रा में है।
बहुत सारे, इन्फिनिट, वो अनंत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में जब आप देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो आपको एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन अलग अलग दिख जाएंगे, ठीक है। तो एजुकेशन जैसे आप कहेंगे फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ठीक है। तो ये बहुत सारा एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन बच्चे पढ़ते हुए देखेंगे, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप ये करेंगे कि ये तो इन्फिनिट, ये आपके आजू बाजू में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो व्हाट्स योर जॉब? योर जॉब टू रिव्यू दैट इंफॉर्मेशन। आपको रिव्यू करना है कि एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन है क्या, किस चीज़ को आप इंफॉर्मेशन बोलोगे। जैसे आपने एजुकेशन की बात की, तो जब आप एजुकेशन की बात करते हो तो एजुकेशन में आप इंफॉर्मेशन किसे कहेंगे, ठीक है। तो उसको रिव्यू करना है, और रिव्यू में आपको स्ट्रक्चर बनाना है, किस स्ट्रक्चर में आप इंफॉर्मेशन को लोगे, आपको वो देखना है। सेकंड, इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। इंफॉर्मेशन आने के बाद में उस इंफॉर्मेशन को आपको रिव्यू करना है। अच्छा, आप रिव्यू किस तरीके से करेंगे? आपको नैरो करना है। रिव्यू आपने कर लिया, अब आप नैरो किस तरीके से करेंगे? तो आपको ये देखना है कि जैसे मान लो कि आप एक जगह पे जहाँ पर रहते हो, वो अगर कोई गांव है या शहर है या कोई कस्बा है, तो आप ये करते हो कि ओके, मुझे क्या लेना है, मुझे मेरे गांव के अंदर जितनी भी स्कूल, कॉलेजेस या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मुझे उतनी ही लेनी है, या शहर में जितनी है या कस्बे में जितनी है उतनी ही लेनी है। तो होगा क्या? तो ये होगा कि आपने आपकी जो इंफॉर्मेशन थी उसको आपने नैरो कर दिया, आपने नैरो कर दिया। अब ये नैरो करने के बाद में आप बहुत क्लियर हो जाओगे कि आप कहाँ तक, मतलब आपको जो काम करना है वो किस फील्ड में, किस एरिया में करना है, ठीक है। तो ये आपको नैरो डाउन करना है। उसके बाद में यू विल हैव टू डू कैटेगराइज। आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। अच्छा, आप जैसे हमने एग्जांपल लिया एजुकेशन का, तो आप कैटेगराइज कैसे करोगे? आपको कैटेगराइज करने के लिए आप अलग अलग रीत से कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपको इंस्टीट्यूशन टाइप के हिसाब से करना है तो आप उसमें करोगे एक प्योर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। आप सेकंड ये कर सकते हो ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशंस। आप थर्ड कर सकते हो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये एक हो गया। आप कैटेगराइज ऐसे भी कर सकते हो, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, या कॉलेज में भी आप ये कर सकते हो, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप ये भी कर सकते हो, प्रोफेशनल कोर्सेस, ठीक है। तो आप कैटेगराइज कर सकते हो इसको। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप क्लियरली एक रिलेवेंट फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट करते हो। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स अटेंशन टू डिटेल एंड मेजर ब्रेन पावर। एक ब्रेन पावर को यूज़ करना पड़ता है, आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन को यूज़ करनी पड़ती है, और उसके बाद में फिर आप इंफॉर्मेशन जो है उस इंफॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और जो ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन है उसको आप आराम से स्टोर कर सकते हो, उसको आप कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो रिसर्च पेपर हमें इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी तैयार करना चाहिए। नाउ थर्ड वन, मैनेजिंग टाइम। एक्चुअली रिसर्च पेपर पुट योर टाइम मैनेजमेंट स्किल टू द टेस्ट। Every step of the research and writing process takes time, and it's up to you to set aside the time you will need to complete each step of the task. ये आपको टाइम मैनेजमेंट करना है।
आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि आप इतने समय में इतना काम कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने पहले वो रिव्यू कर लिया, आपने कैटेगराइज कर लिया, आपने नैरो कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद में आपको आप क्लियर होने चाहिए कि आपका जो काम है वो इतने टाइम में कंप्लीट होगा। अदरवाइज इन टाइम जो काम है वो आप सबमिट, जहाँ पर भी सबमिट करना होता है या प्रेजेंट करना होता है, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो इट्स अप टू यू। It maximize your efficiency by creating a research schedule and inserting blocks of research time into your calendar as soon as you receive the assignment. एक्चुअली आप में से कई लोगों ने काम किया भी होगा, कई लोग अभी काम कर भी रहे होंगे, और आपको काम रिसर्च पेपर से रिलेटेड काम करना ही करना है, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है उस लाइफ को बूस्ट करता है, और अभी तो कंपलसरी भी है। जैसे आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है API, आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। आप प्रोफेशनली ग्रो आपको करना है, तब भी आपको रिसर्च पेपर चाहिए, ठीक है। तो रिसर्च पेपर जो है वो आप में एक डिसिप्लिन ले आता है, एक ऐसी डिसिप्लिन ले आता है जिसमें आप अपने टाइम को मैनेज करते हो। ये बहुत बड़ी चैलेंज है, ये बहुत बड़ी चैलेंज है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इट चेंजेस योर लाइफस्टाइल, इट चेंजेस योर वर्क पैटर्न, और धीरे धीरे आप उसमें ढलते जाते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोरिंग योर चूजन सब्जेक्ट। We couldn't forget the best part of research paper, learning about something that truly excites you. No matter what topic you choose, you are bound to come away from the research process with new ideas and countless nuggets of fascinating information. एक्चुअली आपका जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए रिसर्च पेपर इज़ द बेस्ट टूल, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जब आप कुछ रिसर्च करते हो तो एक्चुअली जो आपका सब्जेक्ट है, आपका टॉपिक है, उसमें आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप आराम से उसके ऊपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन, एक एक्सपर्ट स्पीच, एक लेक्चर, गाइडेंस, आप कुछ भी दे सकते हो। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये बेस्ट वे है। तो ये था वाई हमें रिसर्च पेपर प्रिपेयर करना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Let's see title of a research paper. In fact, this is the most vital part of research paper. ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। It is to grab the reader's attention. Basically, it is determines whether the person is going to read your entire research or not. Actually, टाइटल एक ऐसी चीज है, शीर्षक एक ऐसी चीज है जो रीडर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से, क्योंकि आपका पूरा वर्क जो है वो किसी भी ऑडियंस या किसी भी रीडर के सामने नहीं है, एक्चुअली वो बंद है। टाइटल एक ऐसी चीज है जो पूरा कंटेंट जो है वो क्या है, कैसा है, किस तरीके का है, किस फील्ड का है, ये सारी चीजें शीर्षक के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो शीर्षक जो है वो सीधे संपर्क में आने की वजह से रीडर सिर्फ और सिर्फ
शीर्षक को देख के ये नक्की करता है कि मुझे इस रिसर्च पेपर को पढ़ना है या नहीं है। इसी के ऊपर से इसका महत्व, इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। While deciding on the title for your research, you must keep in mind that it should indicate the main focus of your research. Actually, जब हम रिसर्च वर्क करते हैं तो हम उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, हम उसके जो वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। इन सारी चीज़ों को मिला के, मतलब आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स जो बेसिकली बनते हैं आपके वेरिएबल्स को ध्यान में रख के, आप पूरा काम जो करते हैं उसको ध्यान में रख के, फिर उन सभी में जो कीवर्ड्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव पार्ट है आपका रिसर्च का, उसको मिला के, की पॉइंट को मिला के फिर आप अपना टाइटल जो है वो आप बनाते हैं। इट मस्ट ऑल्सो कंटेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट कीवर्ड्स इन सच टर्म्स फ्रॉम योर पेपर। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो, सिर्फ ना ये कोविड-19 बट उससे पहले से, बहुत पहले ये होता था कि जब आप पीएचडी करते थे या फिर आप कोई भी रिसर्च करते थे तो आप जैसे आप फील्ड में जाते हो उस तरीके से आप लाइब्रेरी की विजिट करते थे। अच्छा, पुराना तरीका क्या था? पुराने तरीके में हम ये करते थे कि हम लाइब्रेरी में जाते, फिर वो कैटलॉग कार्ड्स वगैरह देखते, वो देखने के बाद में फिर हम पर्टिकुलर टाइटल ढूंढते और फिर उस टाइटल से हम उस बुक तक या उस डिसर्टेशन या थीसिस या कोई भी लिटरेचर उसके पास हम पहुंच जाते। अब क्या होता है? अब ये होता है कि आपका जो टाइटल है उसमें कीवर्ड्स दिए रहते हैं, तो आप ये करते हो, फिलहाल भी आप यही करते हो कि आप इंटरनेट पे जाते हो, पर्टिकुलर साइट के ऊपर जाते हो और उसके बाद में आप वहाँ पर कीवर्ड टाइप करते हो। सपोज आपको चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, जो मान लो कि आपका जो काम है वो प्राइमरी एजुकेशन के रिलेटेड है, तो आप उसमें प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया कुछ ऐसा लिखेंगे। आपको अगर कोई हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, मलयालम कोई भी लैंग्वेज के ऊपर है तो आप उस लैंग्वेज का लिखेंगे। आपको अगर हायर एजुकेशन में, अगर एनपी 2020 के ऊपर या हिस्ट्री और टीचर एजुकेशन के ऊपर, वॉट एवर जो भी है वो आप ढूंढते हैं कीवर्ड्स को, ठीक है, आप कीवर्ड्स को ढूंढते हैं। तो अब ये होता है कि जो कीवर्ड्स हैं उसी के ऊपर से पूरा सर्च होता है। जब पूरा सर्च कीवर्ड्स के ऊपर से होता है तो इट इज मस्ट कि वो कीवर्ड्स आपके रिसर्च पेपर के टाइटल में हो। It let the user find your paper in the search result when searching for the related database, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस हैं। आप इन्फ्लिबनेट पे जाओगे, आप डॉज डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, इवन सेज जैसे पब्लिकेशन है तो वो पब्लिकेशन उनका खुद का एक डेटाबेस है। वैसे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। तो वो लोग ये करते हैं कि उस डेटाबेस में एक्चुअली आपका जो रिसर्च पेपर है वो वहाँ पर इजीली सर्च हो पाएगा अगर कीवर्ड्स नहीं होंगे। कीवर्ड्स अगर नहीं है तो आपका कंटेंट कितना भी महत्वपूर्ण है या जो भी कंटेंट है वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट या रिप्रेजेंट जिस चीज़ को करता है वो एक्चुअली नहीं हो पाएगा। फाइन। इसके बाद में हम देखते हैं देयर आर एक्चुअली 2 ways ऑफ राइटिंग टाइटल योर पेपर। द फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव वे।
जो वर्णनात्मक रास्ता है वो है, विच बेसिकली स्टेट द मेन फोकस ऑफ योर रिसर्च। आपका फोकस जिसके भी ऊपर है उसी चीज को वो दर्शाता है। और द सेकेंड वे इज द कंक्लूसिव वे which portrays the conclusion from paper. The first listed way of writing the title, जैसे the descriptive way, is preferred for the reason that it speak for itself. जैसे हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव वे में क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइटल ये कहेगा द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव वे हो गया। और कंक्लूसिव टाइटल जो है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है, सोशल मीडिया हैज़ बैडली डिस्ट्रॉयड आवर स्टूडेंट्स। ये एक एग्जाम्पल आपको ऐसे ही दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो टाइटल है, दोनों टाइटल्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो तरीके से ही आप अपने टाइटल को लिख सकते हो। एक्चुअली टाइटल लिखने के और अलग अलग तरीके भी हैं, लेकिन ओवरऑल अंततः ये सारी चीजें एक ही पॉइंट को दर्शाती है, और वो कि आपका जो मेन काम है उसको वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एक्चुअली द फर्स्ट थिंग journal editor and reviewers will see upon reviewing your research paper is the title, and will immediately form a view on what they should expect in your paper, क्योंकि उनकी भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है आपने जो लिखा हुआ है वो आप एक्चुअल में जो काम किया है या एक्चुअल में आप जो कहना चाहते हो वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, moreover the title of your research paper is only aspect that will be freely available to readers through search engine and indexing database। क्योंकि अभी तो आपका जो रिसर्च पेपर है वो एक्चुअली किस किस जगह पर साइट हुआ है वो भी बहुत मायने रखता है। तो वो स्प्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके लिए भी ये जो सर्च इंजन है, ये जो डेटाबेसेस है, उसके अंदर आपका पेपर का आना ज़रूरी है, और वो तभी आ पाएगा जब वो रिफ्लेक्ट करेगा वो उसमें जब कीवर्ड्स होंगे। इट इज़ देयरफॉर imperative that you write a clear, persuasive title that leads readers to know more about your research। चलो देखते हैं कुछ स्टेप्स कि किन स्टेप्स का यूज करके हम एक अच्छा टाइटल बना सकते हैं। 5 स्टेप्स हम यहां पर दिखेंगे। सो यू विल बी एबल टू डेवलप योर टाइटल। स्टेप नंबर 1, ask yourself these questions and make note of the answers। Be clear, आपको ये प्रश्न आपसे पूछने हैं और उसके बाद में उसको लिख लेना है। तो पहले स्टेप में हम देखेंगे जो 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, व्हाट इज माई पेपर अबाउट। ये क्वेश्चन आपको आपसे खुद को पूछना है, और इसका आंसर आप ले लीजिए, आप लिख लीजिए। जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो किसी और को क्लियर करने से पहले आप खुद क्लियर हो जाओगे। सेकंड, व्हाट टेक्निक्स डिजाइन वर यूज्ड। इसमें कौन सी टेक्निक्स, कौन सी डिजाइन आपने यूज की है, आप
आपने केस स्टडी का कुछ किया है, आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कुछ किया है। अगर एक्सपेरिमेंटल किया है तो आपने सिंगल ग्रुप किया है, डबल ग्रुप किया है, 3 ग्रुप किया है, 4 ग्रुप किया है। आपने प्री टेस्ट ली है कि नहीं है। आपने जितने भी ग्रुप है उसमें कौन सी डिज़ाइन यूज़ की है, वो पूरा आपको अपने आप को क्वेश्चन पूछना है और उसके बाद में फिर उसका आंसर आपको लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन इज हु और व्हाट इज स्टडीड। इसमें स्टडी क्या हुआ है, एक्चुअली आपने अभ्यास क्या किया है, ये आपको खुद को प्रश्न पूछना है। और लास्ट क्वेश्चन एक पूछना है, व्हाट वर द रिजल्ट्स, इसके परिणाम क्या थे। अगर पहले स्टेप में आपको ये करना है कि ये 4 क्वेश्चन पूछ लीजिए अपने आप से, और आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इन क्वेश्चंस को पूछ के फिर आपको एक ब्लैंक पेपर में लिख लेना है। आपको आपका जो काम है उसकी थोड़ी क्लैरिटी, टाइटल के बारे में थोड़ी क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2। यूज योर आंसर टू लिस्ट कीवर्ड्स। ठीक है, आपको ये करना है, आपने पहले वो 4 क्वेश्चन पूछ लिए। जब आपने ये 4 क्वेश्चंस पूछ लिए तो आपको ये करना है कि उस 4 क्वेश्चन के आंसर जो है, हाँ पहले एक चीज़ मैं बता दूं, आपको जो आंसर आप लिखेंगे ना उसको कंप्लीटली और क्लियरली लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा सोच के, पूरे आराम से चिंतन करके कि वाकई में इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, डिज़ाइन के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो काम किया है उसके बारे में। ठीक है, ये सारा, क्योंकि वो फाउंडेशन बनेगा, वो एक्चुअली फाउंडेशन बनेगा, तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसमें कोई गलती होगी, मेन जो आपका डेटा है उस डेटा में गलती होगी, तो बाकी के स्टेप्स, जो 5 स्टेप्स हम कर रहे हैं उसमें जैसे हमें चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको पहले ये करना है, टेक योर टाइम, आपको ये करना है कि वो 4 क्वेश्चन के आंसर बहुत क्लियरली आपको लिखने हैं। ओके, और उसके बाद में क्या करना है, यूज योर आंसर टू लिस्ट कीवर्ड्स। सेकंड स्टेप में आपको, सेकंड स्टेप में ये करना है कि वो जो आंसर है उस आंसर में से कीवर्ड्स, जो मेन पॉइंट है आंसर में से, जो मेन पॉइंट है उसको निकाल दीजिए। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है नंबर 3, स्टेप नंबर 3, आपको ये करना है, क्रिएट अ सेंटेंस दैट इंक्लूड्स द कीवर्ड्स यू लिस्टेड। आपको ये करना है कि जो कीवर्ड्स आपको मिले उस कीवर्ड्स का यूज करके एक सेंटेंस बना दीजिए। आपने टाइटल के बारे में पढ़ा ही होगा कि वो इतना लंबा नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आप कर सकते हैं वर्ड्स लेंथ करीबन कर सकते हैं अप टू 28, 29, 30 आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस में आएगा। ठीक है, तो आपने सेंटेंस क्रिएट कर दिया। अब लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 इज delete all unnecessary or repetitive words that link the remaining। आपको ये करना है कि आपने, जैसे मान लो कि आपने 30 वर्ड्स का एक सेंटेंस लिख दिया, जो भी आपको कीवर्ड्स मिले, और कीवर्ड्स के बाद में जो आपने पूरा सेंटेंस लिख लिया, अब उस सेंटेंस में चेक करो कि कोई वर्ड ऐसा है जो अननेसेसरी है, कोई वर्ड ऐसा है कि वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप जब उस पे काम करोगे
तो ऑटोमेटिकली आपका जो टाइटल है, आपका वो जो सेंटेंस है एक्चुअली, वो सेंटेंस करीबन 40 to 50% वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आपको जेन्युइनली ये करना है। तो आपका जो सेंटेंस है वो सपोज वो रहा होगा 30 वर्ड का, तो वो हो जाएगा 50 to 20 वर्ड्स। वो 28 वर्ड का हो जाएगा तो वो हो जाएगा 15 to 18 वर्ड्स, इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर 4th स्टेप कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट होने के बाद में अब 5th स्टेप, डिलीट नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रीवर्ड द टाइटल। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, कीवर्ड में भी, क्योंकि कीवर्ड्स तो ऐसे रहेंगे ना, जो जैसे मान लो कि 4 है या 3 है, तो वो जो कीवर्ड्स है उस कीवर्ड्स में जो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो आपको ये लगता है कि नहीं इसको निकाला जा सकता है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप निकाल सकते हैं। जैसे कई बार लोग लिखते हैं अ स्टडी, एन एक्सपेरिमेंट, अ केस स्टडी। हाँ, तो ऐसी चीज़ें जो इतनी ज़रूरी नहीं है उसको आप निकाल सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो कि सब टाइटल इंक्लूड्स कर सकते हो। ठीक है, तो जो पहले 28 to 30 वर्ड्स का था वो आ जाएगा 15 to 18 20 वर्ड्स। अब वो हो जाएगा 12 to 13 वर्ड्स, इतना रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उस स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत आसानी से और साइंटिफिक वे से, जिसमें आप अपना जो काम है उसको बहुत आसान तरीके से रीडर्स के सामने रख सकते हो। तो ये थी टाइटल बनाने की विधि। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पहले क्या बनता है, टाइटल बनता है या ऑब्जेक्टिव्स बनता है? इसके बारे में जो एजुकेशनलिस्ट है, रिसर्चर है, उनके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन हम ये करते हैं कि हमारे पास पहले ये जो रो कंटेंट है, जो मैंने 1st स्टेप to 5th स्टेप्स आपको बताया, उस कंटेंट के आधार से हम अपना टाइटल बनाते हैं और उसी से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। क्या ये भी हो सकता है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसी के ऊपर से आपका टाइटल भी बनता है? ठीक है, तो वो एक अलग इशू है। आई होप आप लोग अगर अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे बोलने के साथ साथ, और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा फील्ड जिसमें आप काम कर सकते हो अगर वो है, तो जितने टाइम में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया उतने टाइम में शायद आप एक टाइटल जनरेट कर सकते हो। ओके, तो ये हुई टाइटल की बात। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। Now let's see about the abstract. This is the section of the research paper that comes after the title. The purpose of this section is to provide the user with a brief summary of your paper. क्योंकि टाइटल से सीधा संपर्क में आने के बाद में आपका जो रीडर है
वो अगर उसको पूरा पेपर पढ़ना है उससे पहले उसको एक ब्रीफ समरी चाहिए, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद में अगर आगे उसे काम करना है या डिटेल्स लेनी है तो वो लेगा। दिस सेक्शन हैज़ इक्वल इम्पोर्टेंस एज द टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर। जैसे हमने रिसर्च पेपर का देखा कि रिसर्च पेपर सीधे संपर्क में आता है रीडर्स के, और सीधा संपर्क में आने की वजह से उसमें जो कुछ भी हम जितना ब्रीफली उसे रख सकते हैं उतना ब्रीफली हमें रखना चाहिए। ये हमने इन डिटेल हमने देखा। तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट का भी इक्वल इम्पोर्टेंस है, जैसा हमने टाइटल में देखा। ऑफन आफ्टर रीडिंग द रिसर्च पेपर टाइटल द रीडर may switch to its abstract to recognize if this paper is of his interest or not। ये सेकंड स्टेप हो गया। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट determine the findings of the author, and this is the main plot where the reader decides he needs to continue reading this paper or not। टाइटल को देख के वो डिसाइड करता है कि इस पेपर को मुझे देखना है कि नहीं देखना है। उसके बाद में फिर वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है और एब्स्ट्रैक्ट के बाद में डिसाइड होता है कि अब इस पेपर को इन डिटेल मुझे देखना है कि नहीं देखना है। तो अगेन जैसे टाइटल का इम्पोर्टेंस था उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट का भी इम्पोर्टेंस है। कीपिंग ऑल थिंग्स इन माइंड, the best recommendation for you is to write the abstract in such a way it looks like a mini research paper। क्यों ऐसा है? क्योंकि जहां से रीडर की एंट्री होती है, रीडर की एंट्री होगी आपके टाइटल से, और टाइटल तक कहां से पहुंचेगा आपका रीडर? वो कीवर्ड से। ठीक है, तो कीवर्ड से आपका रीडर जो है वो टाइटल तक पहुंचेगा, टाइटल से फिर वो आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। अब उसके हाथ में एब्स्ट्रैक्ट आ गया। अब एब्स्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो आपका मिनी रिसर्च पेपर हो, बहुत ही कम शब्दों में आपको उसके रिजल्ट वगैरह देने हैं, प्रोसीजर देनी है, सैंपल वगैरह की बात है, वो सारी बातें हम स्टेप बाय स्टेप देखें, वो सारी देनी है जो टाइटल में नहीं है। टाइटल में एक लिमिटेड मेन कीवर्ड्स हैं, और एब्स्ट्रैक्ट में एक मिनी रिसर्च पेपर की तरह एक लिमिटेड वर्ड्स में आपको अपनी बात रखनी है। द रीजन इज दैट इट कुड प्रोवाइड द रीडर with all the information about his interest to continue reading। तो टाइटल के बाद में जब रीडर को ये लगता है कि नहीं ये अच्छी चीज़ है, मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है, मुझे देखनी चाहिए, तो उसके बाद में क्विक वो आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। तो एब्स्ट्रैक्ट भी आपका उतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट में एक्चुअली क्या क्या होना चाहिए वो बेसिक चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहली है बेसिक इंट्रोडक्शन। Write a few introductory lines in the abstract to let the reader know a few background details and the investigated problem as well। एक शुरुआती लाइंस ऐसी होनी चाहिए कि जिस लाइन में आपका जो रीडर है उसको एक या दो लाइन में इंट्रोडक्टरी, मीन्स सपोज ये जो फील्ड है, आपका जो काम है वो मेन काम नहीं, लेकिन उसका परिचय थोड़ा हो, एक इंट्रोडक्टरी टच मिल जाए वहाँ पर। ठीक है, ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशन आपको एक या दो सेंटेंसेस में, मैक्सिमम 3 सेंटेंसेस में आपको दे देनी चाहिए। 3 सेंटेंसेस भी अगर ज़रूरी हो तो,
अदरवाइज 1 या 2 में आप इंट्रोडक्टरी अपनी बात रख सकते हो। उसके बाद में मेथड यूज्ड, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द मेथड यूज इन द एब्स्ट्रैक्ट। आपने कौन सी मेथड का उपयोग किया है, आपने, मैंने आगे बताया, आपने अगर केस स्टडी की है, आपने अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया है, आपने सपोज एथनोग्राफी या कुछ भी काम किया हो, आपने मेथड जो यूज़ की है उस मेथड का यहाँ पर उल्लेख करना ज़रूरी है। थर्ड इसमें है मेजर रिजल्ट्स। ट्राई टू मेंशन ऑल द मेजर रिजल्ट्स ऑफ योर पेपर इन दिस सेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है। इफ पॉसिबल ट्राई योर लेवल बेस्ड टू प्रॉपर रीडर द रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप प्रयत्न करें कि आपके काम के जो परिणाम है उस परिणाम को यहाँ पर आपको रखना है, क्योंकि उससे आपका जो रीडर होगा उस रीडर को इंटरेस्ट इसमें होगा कि यस इसके रिज़ल्ट ये है। लेकिन रिज़ल्ट में आपको ये नहीं कहना है कि इस ग्रुप का मीन ये था, इस ग्रुप का दूसरे ग्रुप का मीन ये था, या टी वैल्यू में इतना डिफरेंस देखने को मिला। नहीं, ये उतनी ज़रूरत नहीं है। आपको ये करना है, ट्राई करो कि आप उसको क्वांटिटेटिव वे में, क्वालिटेटिव वे में आप प्रेजेंट करो या क्वांटिटेटिव वे में प्रेजेंट करो। लेकिन आप क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव जिस भी वे में जाओ, आप शॉर्ट में, जिसमें ज़्यादा बहुत डिटेल्स नहीं हो, एक क्वालिटेटिव टच भी हो, और क्वांटिटेटिव में अगर हो तो वो लास्ट, वो डिफरेंस की बात है, वो मीन और इंटरनल सारी बातें आपको देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है डिस्कशन। चूज टू राइट अ फ्यू लाइन डिस्कसिंग योर ओन, मीन्स योर ओन, यू आर द ऑथर, योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रेजेंटेड रिजल्ट। फ्यू लाइन आप ऐसी डिस्कस करो जिसमें आपके जो रिजल्ट है, आपके रिजल्ट को आप डिस्कस कर सको, और फ्यू में वो होनी चाहिए 2-3 लाइन, और उसके बाद में आप फाइनल समरी दो। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग टू मेंशन is a brief and final summary in this abstract portion. This is considered the most crucial abstract part, and researchers are going to read this portion to realize if it is important enough for them to read it further or not. तो ये फाइनल समरी जो है एब्स्ट्रैक्ट की, वो रीडर को ये क्लियरली शो करता है कि अब उसे ये पेपर इसके आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट के ये जो पॉइंट्स हमने देखे, उसमें हमने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन, मेथड यूज, मेजर रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड फाइनल समरी। ओके, अब एब्स्ट्रैक्ट में ही आगे देखते हैं उसकी साइज़ के बारे में, उसकी दूसरी जो डिटेल्स है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट में हम देखेंगे कि एन एब्स्ट्रैक्ट इज़ अ शॉर्ट समरी ऑफ योर पब्लिश और अनपब्लिश्ड रिसर्च पेपर। ये हमने इतनी डिस्कशन में जान लिया। ये यूजुअली पैराग्राफ है 150 to 250 वर्ड्स लॉन्ग, और ये बहुत सारे पर्पसेस, आपके बहुत सारे पर्पसेस ये सॉल्व करता है। वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट
serves multiple purposes. जैसे an abstract lets reader get the gist or essence of your paper or article quickly. In order to decide whether to read the full paper, an abstract prepares a reader to follow the detailed information, analysis, and arguments in your full paper. And later, an abstract helps a reader remember keywords from your papers. It is also worth remembering that search engine and bibliographic databases use abstracts as well as the title to identify key terms for indexing your published paper. So, what you include in your abstract and in your title are crucial for helping other researchers final your paper or article. If you are writing an abstract for a course paper, your professor may give you specific guideline for what to include and how to organize your abstract. Similarly, academic journals often have a specific requirement for abstracts. जितने भी जर्नल्स वगैरह हैं वो जर्नल्स ये करते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आपको वर्ड लिमिट भी वो दिखा देते हैं, आपको वो दिखा देंगे कि आपको उनकी रिक्वायरमेंट क्या है एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी सारे एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेसेस भी हैं, तो उसमें उनके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपके एब्स्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए. सो इन एडिशन to following the advice of this discussion, you should be sure to look for some guideline who provided by journals. Fine. सेकेंड चीज़ इसमें ये देखते हैं, कंटेंट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट. कंटेंट क्या होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट contain most of the following kind of information in brief form. The body of your paper will of course develop and explain these ideas much more fully. As you will see in the sample, the proportion of this abstract that you devote to each kind of information and the sequence of that information will vary depending on the nature and genre of the paper that you are summarizing in your abstract. And in some cases, some of the information is applied rather than stated explicitly. The publication manual of the American Psychological Association, which is widely used in the social sciences, gives specific guidelines for what to include in the abstract for different kind of papers, for empirical studies, literature review or meta-analysis, theoretical paper, methodological paper and case studies. अगर आपको abstract कैसा होना चाहिए, इसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन का पता लगाना है जो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, तो उसके लिए एक प्रॉपर सोर्स है एपीए पब्लिकेशन मैनुअल. एपीए पब्लिकेशन मैनुअल जो है वो क्लियरली शो करता है कि आपके एब्स्ट्रैक्ट में कितने वर्ड्स होने चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और लेटेस्ट अभी तो 7th एडिशन भी आ गई है, पब्लिश हो गई है. आपको 6th एडिशन जो है यू विल फाइंड इन 6th एडिशन ऑल्सो, एंड इट हैज क्लियरली explain
with some images and clear words। तो वहाँ पर आपको क्लियर मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें हमारा एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर करना चाहिए। और पूरी दुनिया में एपीए स्टाइल को सबसे ज़्यादा सोशल साइंसेस में प्रिफर किया जाता है। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है जो एपीए में कही गई है। द कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन फॉर योर रिसर्च, द जनरल टॉपिक ऑन द स्टडी, द स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ योर रिसर्च। उसमें यह कहा गया है कि द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम योर रिसर्च एड्रेस, ये होना चाहिए। व्हाट्स ऑलरेडी नोन अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाट प्रीवियसली रिसर्च हैज डन और शोन, योर रिसर्च and or your analytical method, your main findings, result or arguments, the significance or implications of your findings or argument. Actually, your abstract should be intelligible on its own, without a readers having to read your entire paper. And in an abstract you usually do not cite references। आपको यहाँ पर किसी भी रेफरेंस को साइट नहीं करना है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ योर एब्स्ट्रैक्ट विल डिस्क्राइब व्हाट यू हैव स्टडीड in your research and what you have found and what you argue in your paper. In the body of your paper you will cite the specific literature that informs your research। आपको आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है उस एब्स्ट्रैक्ट में कहीं पर भी रेफरेंस को साइट नहीं करना है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आपको ये करना है कि आपका जो मेन काम है, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, उस काम को आपको यहाँ पर दिखाना है। किसी और का मेंशन करके या रेफरेंस आपने जिसका यूज़ किया है उसको करके आपको दिखाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। फाइन, नाउ लेट्स सी व्हेन टू राइट योर एब्स्ट्रैक्ट। Although you might be tempted to write your abstract first because it will appear as the very first part of your paper, it's a good idea to wait to write your abstract until after you have drafted your full paper so that you know what you are summarizing। एक्चुअली ये है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो टाइटल के बाद में तुरंत आ जाता है, और टाइटल के बाद में तुरंत आने की वजह से हमें ये लगता है कि हाँ टाइटल हो गया, उसके बाद में हमें एब्स्ट्रैक्ट रेडी कर देना है। लेकिन नहीं, आपको ये करना है, भले ही वो टाइटल के बाद में आता हो, आपको ये करना है कि टाइटल वगैरह फाइनल करने के बाद में अपना पूरा पेपर जो है, आपका पूरा पेपर आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में आप समराइज करके एब्स्ट्रैक्ट रेडी करते हो। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि पूरा कंप्लीट होने के बाद में फिर आप एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर करो, और एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर करने के बाद में फिर वहाँ पर आप एडिट करके रख दो। तो भले ही वो शुरुआत में आ जाता है, लेकिन आपको रेडी करना है सब काम खत्म होने के बाद में। सम sample abstract in published paper or article, all written by faculty by different discipline,
you'll find on डिफरेंट वेबसाइट, ये अलग अलग वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जिन्होंने टाइटल भी दिया हुआ रहता है, जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट भी दिया हुआ रहता है। और ये सारी बातें जो एपीए में कही गई है, जिस यूनिवर्सिटी या जिस राइटिंग सेंटर के द्वारा वो पेपर पब्लिश हुआ है, या अच्छे वेल नोन पब्लिशर जर्नल के द्वारा वो पब्लिश हुआ है, तो आपको ये सारी बातें उसमें देखने को मिल जाएगी। वेल, चूजिंग वर्ब टेंसेस विद इन योर एब्स्ट्रैक्ट, इसे हम देखेंगे अब। द सोशल साइंस uses the present tense to describe general fact and interpretations that have been and are currently true, including the prevailing explanation for the social phenomenon under study. That abstract also uses the present tense to describe the methods, the findings, the argument, and the implications. Actually, जब हम वर्ब चूज करते हैं तब हम ये देखते हैं कि हमें जो बात करनी है वो इस पेपर में कौन कौन सी बातें की गई है। तो उसी तरीके से ये सोशल फिनोमिनन जो हम एक्सप्लेन करते हैं, उसमें हम प्रेजेंट टेंस में अपनी बात करते हैं। अब ह्यूमैनिटीज यूजेस द पास्ट टेंस टू डिस्क्राइब completed events in the past, like the text created in the pulp fiction industry in the 1970 and 80s। और अगर आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो तो हिस्ट्री में आप ये कह सकते हैं कि टीचर एजुकेशन में ये चेंजेस साल 1980 या 90 में हुआ, ठीक है। तो वहां पर आप पास्ट टेंस का यूज करते हो। वेल, इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट की जितनी भी डिस्कशन हमने की, उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट कब लिखा जाना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट में कितने वर्ड्स होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट में कौन से टेंस का यूज़ करना चाहिए, ये सारी बातें हमने देख ली। आई होप कि एब्स्ट्रैक्ट एक पेपर का कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपके पास अब पूरी इंफॉर्मेशन होगी। Let's move to next element, that is introduction. इंट्रोडक्शन एक रिसर्च पेपर के लिए महत्वपूर्ण अंग है। द इंट्रोडक्शन पोर्शन लेट द रीडर नो द बैकग्राउंड ऑफ योर रिसर्च फर्स्ट, एंड प्रिलिमिनरी कंसिस्ट ऑफ actually 3 sections. First section of the introduction portion must state the background knowledge, like why this study was undertaken. तो इंट्रोडक्शन में ये चीज पहली आ जानी चाहिए कि ये जो स्टडी है वो स्टडी क्यों हाथ धरा गया है, इसको क्यों कंडक्ट किया गया, वो होना चाहिए। सेकेंड पोर्शन of the introduction must state
the nature of work being performed in your whole research. It must include of it investigated variables as well as the methods utilized. तो ये सेकंड पोर्शन जो इसका है इंट्रोडक्शन का, इसमें आपका जो रिसर्च है, आपने जो काम किया है इंक्लूडिंग वेरिएबल्स और मेथड्स, आपको वो दिखाना है. और थर्ड पोर्शन में, which is usually the last portion, must state the problems, condition and the end of the research. Actually, there are a different point of view of the people regarding introduction writing. Lots of people consider writing first 2 points in this section and consider the third one unnecessary. But it is highly recommended for you to include the third portion as well. It let the reader evaluate your paper more accurately. ये आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं, लेकिन एक रिसर्चर को अपने पेपर के बारे में ये फ्रीडम है, वो जज कर सकता है कि मुझे मेरे पेपर में इन चीज़ों को इंक्लूड करना है कि नहीं. अगर आप करते हो तो रीडर को बहुत आसानी होगी. द ऑथर्स फाइंडिंग मस्ट बी स्टेटेड इन द पास्ट टेंस एंड एवरीथिंग else in this present tense in this section. When it comes to its length, it is not fixed, but it kept around 500 to 700 words. I am talking about introduction of a research paper. तो क्लियरली ऐसा मेंशन नहीं है कि इतनी ही होनी चाहिए, लेकिन आप 500 से 700 वर्ड्स के बीच में आप अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं. ये इंट्रोडक्शन हम जानते हैं कि एक एसेंशियल पार्ट है. रीडर वो फर्स्ट रीड करता है. एवरी रिसर्च पेपर नीड्स context so that readers can understand why you have created it. This is exactly what you can do in your research paper introduction. Of course, this can mean that your introduction is the hardest part of paper to write first. So it is essential that you take your time and make sure that you get it right. The introduction of writing is going to set out your rationale, which is what a research will be based around. किसके इर्द गिर्द आपका रिसर्च घूम रहा है वो आपको दिखाना है. योर रीडर्स विल बी एबल टू टेल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग what they are going to be reading about, even whether it interests them. It is important that you make the beginning of your research paper interesting and engage with your readers from the first line. This will make sure that people continue to read research and learn about what you have found out. In addition, you should also state hypothesis and the way that you think your work will turn out in conclusion. It is crucial that you always include an introduction to your paper. Writing an introduction to a research paper, what to include, ये हमने बात की. फर्स्ट अगेन जिस चीज को आपको फॉलो करना है वो मैं आपको बता देता हूं. इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, क्रिएट सम
content and background. Tell your reader about the research you plan to carry out. State your rationale. Explain why your research is important. State your hypothesis. और उसके बाद में आपको ये करना है कि किसी एक्सपर्ट को आप अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन आप दिखा सकते हो। ऑलवेज ये स्ट्रक्चर को देख के आप अपने पेपर की इंट्रोडक्शन बना लोगे। उसके बाद में एक्सपर्ट जो है जिनके पास से आपको गाइडेंस मिल सकता है उसके पास से आपको वो इंट्रोडक्शन दिखानी है और आप नेसेसरी मॉडिफिकेशंस उसके बाद आप कर सकते हो। तो अगेन इंट्रोडक्शन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इंट्रोडक्शन में आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी है, जिसमें आपको इंट्रोड्यूस करना है आपके टॉपिक को और बहुत केयरफुली आपको ये करना है। और टॉपिक इंट्रोड्यूस करने में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 500 to 700 वर्ड्स में आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। हाँ, जितना शॉर्ट या जितनी डिफ़िकल्टी आपको टाइटल बनाने में थी या एब्स्ट्रैक्ट बनाने में थी, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर फ्रीडम मिलती है, आपको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। तो उस फ्रीडम का यूज़ करके आप अपने जो थीसिस है, आपका जो विचार है, उस विचार को बहुत अच्छी तरीके से आप रख सकते हो। तो फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर लेने के बाद में क्रिएट सम कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। आप एक बैकग्राउंड को दिखाए इसमें। और इसमें आप क्या करेंगे, आपके जो आप यू विल हैव टू डू रिव्यू ऑफ योर रिलेटेड रिसर्च। जो आपके फील्ड में जितना भी काम हो चुका है उससे रिलेटेड, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद में कई जगह पर रिसर्च पेपर में आप एक अलग सेक्शन रिव्यू का भी रखते हो। तो रिव्यू का जो सेक्शन रखते हो उसमें सारी बातें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक हल्की हाईलाइट यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद में आप टेल योर रीडर अबाउट द रिसर्च यू प्लान टू कैरी आउट। तो आपको ये करना है कि आप जो काम करने वाले हो, जो आप रिसर्च आप पूरे पेपर में आपने जो काम किया, आप जो आपने फील्ड में जाके जो काम किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखानी है। उसके बाद में स्टेट योर रेशनल, आपको तर्क दिखाना है, आपको लॉजिक दिखाना है, आपकी जो थीसिस है, आपका जो विचार है, उस विचार को आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद में एक्सप्लेन व्हाई योर रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। ये भी आपको दिखाना है कि आप जो काम कर रहे हो वो महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इस काम को करना ज़रूरी था। उसके बाद में स्टेट योर हाइपोथेसिस, आपकी जो परिकल्पना उत्कल्पना जो है हाइपोथेसिस, उसको स्टेट करना है। और फिर उसके बाद में एज आई सेड बिफोर, आपको ये करना है कि आपके जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं, जो जिनके पेपर बहुत पब्लिश हुए हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, सीनियर्स हैं, ऐसे लोगों के पास जाके आप अपनी इंट्रोडक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन को आप दिखा सकते हो। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज लिटरेचर रिव्यू। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि कई रिसर्च पेपर में ऐसा रहता है कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही आ जाता है।
और कुछ आप यू विल फाइंड ऑन इंटरनेट कि कुछ रिसर्च पेपर में लिटरेचर रिव्यू का पार्ट जो है वो अलग रहता है। तो दोनों ही सूरत में आपको रिव्यू तो करना है। अच्छा, यहाँ पर जो रिव्यू लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि आपने डिसर्टेशन या थीसिस में आप जिस तरीके से रिव्यू करते हैं उस तरीके से एग्जैक्टली आपको रिव्यू करके नहीं देना है। एक क्वालिटेटिव शॉर्ट फॉर्म में आपको रिव्यू करना है। तो उस रिव्यू की रीत को आपको टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू आपको देखना पड़ेगा। यू शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिटरेचर रिव्यू। और उसमें जब आप लिटरेचर रिव्यू की बात करते हो, इट इज़ अ critical as well as the detailed section of the research paper that includes the in-depth evaluation of previous researches or previous work। तो आपको ये सेक्शन रेडी करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लाइब्रेरी में, आपको विजिट करनी पड़ेगी बहुत सारी वेबसाइट्स, डेटाबेसेस, इन्फ्लिबनेट, डॉज, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल और वैसे बहुत सारी साइट्स हैं। जैसे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, उनकी लाइब्रेरी ऑनलाइन अवेलेबल है, जहाँ पर बहुत सारे आपको थीसिस, पीएचडी थीसिस, एमए डिसर्टेशंस वगैरह मिल जाएंगे। तो एक्चुअली आपको पहले तो टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू का पता होना चाहिए, और टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू को जानने के बाद में आपको हाउ टू सर्च प्रीवियस वर्क ये भी देखना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपके फील्ड को, जैसे आपने कीवर्ड्स देख लिए ना, आपने टाइटल बना लिया, इट मीन्स कि आपके पास कीवर्ड्स आपके हैं। तो आपको ये करना है कि उसी कीवर्ड्स को ले लीजिए जो मेन आपने टाइटल पे फाइनल किए हैं, उस कीवर्ड्स को ले लीजिए और उस कीवर्ड से आप इंटरनेट पे या डेटाबेस डिफरेंट जितने भी हैं उस डेटाबेस पे आप सर्च कीजिए। उस सर्च करने में आपको ये देखना है कि वो आपके फील्ड का है कि नहीं, आपके कीवर्ड्स टच होते हैं कि नहीं। वो सारा होने के बाद में फिर आप उसको कंप्लीटली, जैसे हम ये काम करवाते हैं जो हमारे रिसर्च स्टूडेंट हैं, कि पहले उनको ये कीवर्ड ढूंढ लेने हैं। कीवर्ड ढूंढने के बाद में जितना भी अवेलेबल लिटरेचर है, उनके पास जितने भी सोर्सेस है, जैसे सोर्सेस है वो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ की उनकी खुद की लाइब्रेरी, अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी, इंटरनेट पे जाके उनको अलग अलग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इन्फ्लिबनेट, डॉज, इवन डिफरेंट सेज जैसे बहुत सारे जर्नल्स भी हैं जो पूरे साल में कुछ महीने अपनी वेबसाइट को ओपन रखते हैं, जहां से आप चाहो उतने रिसर्च पेपर पढ़ भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो वैसी इंफॉर्मेशन वो लेने के बाद में फिर उनको एक अपने कीवर्ड्स के हिसाब से लिस्ट बनानी रहती है, और वो लिस्ट हो सकती है 70 रिसर्चेस की, 80 रिसर्चेस की, 200, 250। सिर्फ उनको टाइटल नोट डाउन कर लेना है, नंबर लिख लेना है और सोर्स लिख देना है। उसके बाद में वो आते हैं अपने गाइड के पास। वो सारे जितने भी रिसर्चेस है वो हो सकते हैं 100 भी हो सकते हैं, 200 भी। उसके बाद में गाइड उनको ये सजेस्ट करता है कि एक आप काम कीजिए, आप इसमें से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है, जो आपसे मोस्ट रिलेटेड है, उसको लीजिए। तो ये सारी प्रोसेस खत्म होने के बाद में
हम उनको 15 या 20 रिसर्चेस फाइनल करके देते हैं कि एक काम कीजिए, आप ये 15 रिसर्चेस जो है उनका रिव्यू कीजिए। फिर वो इन डेप्थ उनका रिव्यू करते हैं और इन डेप्थ रिव्यू के बाद में फिर वो फाइनली लिख के दिखाते हैं। लिख के दिखाने के बाद में फिर उसको जो भी मॉडिफिकेशन है वो करके उसको इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू में पेपर में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो काम आपने किया हुआ है लिटरेचर रिव्यू का, उसको, क्योंकि पेपर में एक लिमिटेड स्पेस रहती है, रिसर्च पेपर में एक लिमिटेड स्पेस रहेगी, तो उस लिमिटेड स्पेस में आपको यह करना है कि उसको एक क्वालिटेटिव वे में अपने वर्ड्स में किसी भी ओरिजिनल जो रिजल्ट है उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज किए बिना उसको रिफ्लेक्ट करना है, आपको रिफ्लेक्ट करना है। तो यहां पर एक अलग सेक्शन जो रहता है, उस अलग सेक्शन में आपको लिटरेचर रिव्यू दिखाना है। तो ये सारी बातें हो गई लिटरेचर रिव्यू की। हमने देखा लिटरेचर रिव्यू क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, लिटरेचर रिव्यू किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी बातें हमने देख ली। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेथड्स। जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो देयर आर बेसिकली टू फंक्शंस दिस मेथड सेक्शंस। The first one is that the reader must be able to evaluate your performed work. You must describe all the aspect of methodology you utilized in your study. ये पहली चीज है, ये पहली चीज है। और second function is that you must allow the reader to replicate the study if they desire to do so. In this regard, all of your methodologies must be described clearly so that someone could replicate your work if desired without referring to any other publication. This is the reason people also refer this section as method and materials. तो ये दो चीज़ें हैं। पहली, आपने जो भी काम किया है मेथोडोलॉजी पार्ट में, जिस मेथड को आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, उसको यूटिलाइज किया है, उसको आपको दिखाना है। और उसको आपको उस तरीके से दिखाना है कि अगर कोई रिसर्चर है जो इसी टॉपिक पे या जिसमें आपने काम किया है उसी तरीके से काम करना चाहता है, तो इस सेक्शन को देख के वो आसानी से उस प्रयोग को, उस एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट कर सकते हैं। उस तरीके से ये सेक्शन लिखा जाना चाहिए, और वो भी किसी और लिटरेचर की मदद के बिना। सिर्फ आपका इस सेक्शन को पढ़ के अगर उसको, उस एक्सपेरिमेंट को, उस वर्क को अगर रिपीट करना है, खुद काम वो करना है, तो वो ही शुड बी एबल टू कंडक्ट अ वर्क ऑन द बेस ऑफ योर वर्क। तो उस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि इस सेक्शन का कितना महत्व है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज रिजल्ट्स। When we think about result, this is usually the variable section of your research paper, and it entirely depends on your results as well as your goals. Most of the time
in short research papers, the results and discussion sections are mixed up by the authors. You must try your level best only to state the observations of your findings. You may choose to reserve the interpretations for the next section, that is discussion section. कई लोग ये मिक्स कर देते हैं. अगर आप चाहो, अगर आप क्लियरली ये दिखाना चाहो कि नहीं ये सिर्फ रिजल्ट का सेक्शन है, तो वहाँ पर आपको ये फ्रीडम मिलेगी कि आपका जो आपके जो फाइंडिंग्स है रिजल्ट के, उस फाइंडिंग्स को आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको आपके पास वो स्पेस रहेगी जहाँ पर आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, आप उसको दिखा सकते हो. As you are going to state your own results, so it must be written in the past tense. ये आपको भूतकाल में लिखना है. As you are already done with everything, आपने तो ये काम कर दिया है ना, आपने पूरा कंडक्ट कर लिया है, आपने सैंपल सिलेक्शन कर लिया, आपने मेथड जो है वो उसका इम्प्लीमेंट हो गया, आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद में रिजल्ट भी मिल गया, तो ऑब्वियसली ये आपको पास्ट टेंस में ही लिखना है. ऑल अदर जनरल स्टेटमेंट्स मस्ट बी इन प्रेजेंट टेंस. इसके अलावा जो है उसको आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है. If more than one result from different experiments has to be stated here, अगर एक से ज़्यादा है तो you can divide this section as per your requirement. There is no fixed length for this section too, but it is usually the short one. इसमें आपको बहुत स्पेस नहीं देनी है, आपको बहुत स्पेस नहीं देनी है. एक लिमिटेड स्पेस है, जिस लिमिटेड स्पेस में आपको जो डिस्कशन पार्ट है उसको मिक्स किए बिना अपना जो रिजल्ट है उसको डिस्क्राइब करना है, आपके जो फाइंडिंग्स है उसको डिस्क्राइब करने हैं, और वो होने चाहिए पास्ट टेंस में, वो भूतकाल में होने चाहिए. और उसके अलावा जो चीज़ें हैं उसको आपको प्रेजेंट टेंस में देना है. ठीक है, फाइन. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिस्कशन. डिस्कशन पार्ट में जैसा हमने देखा कि you have to relate these findings to other investigators findings. रिजल्ट में आपने अपना खुद का जो रिजल्ट है वो वहाँ पर आपने दिखा दिया. उसके बाद में डिस्कशन पार्ट में आपको ये करना है कि जो अलग रिसर्चर हैं, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यही काम आपने किया था रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में. प्रीवियसली वर्क डन जो था वो आपने कर लिया था, तो वहाँ पर कुछ सिलेक्टेड सैंपल्स आपको लेके आपको क्या करना है, उसमें से लेके यहाँ पर आपको रिलेट करना है. और रिलेट करने से आपको ये जोड़ना है कि किन से ये पॉजिटिवली मैच करता है, कहाँ से किस तरीके से ये इनसे हम डिफर करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं. देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड दिस सेक्शन, which are conclusion summary. The conclusion of data by the author, the trend between variables, etc. The relation of the author findings to the previously done one. Aberrant results, if there is an existence of any abnormality in data which may impact the results as well, the anomaly must also be stated here and must be explained to the reader to remove all kind of ambiguities.
implications, practical or theoretical implication of your work. The grand summary must be there at the end. For example, all the conclusion and results of your paper. If any of your work is listed, it must be in past tense. On the other hand, current knowledge must be stated in the present tense. The last but not the least thing to mention here is the length of the section. It can vary depending upon work, but it usually kept between 1500 to 1800 words. Now let's move to next point, that is acknowledgement. Actually, in this section of this paper, you need to thank all those people or institute, organization who added their contribution to your work in the successful manner. It isn't supposed to be extensive enough, but all of them must be acknowledged. But make sure all of the contributors have allowed you to add their name in this regard. Its length may vary depending upon a number of contributors, and it's fixed at all. Okay, now let's move to the last element of this section, that is references. Now let's see about references. The purpose of this section is to provide the full citation of the reference article in your paper in a specific format. A complete reference must state the name of the author, article, title, and the name of the journal, volume number, year of publications, as well as the page numbers. A list of the references is written at the end of the paper, and its number is limited to the cited references in the paper. आपको ये देखना है कि आपने जितने भी रेफरेंस साइट किए हैं आपके मेन टेक्स्ट में, उतने ही रेफरेंस आपके रेफरेंस सेक्शन में होने चाहिए. अगर आपने साइट किया है 5 तो रेफरेंस सेक्शन में 5 ही होना चाहिए. अगर 10 किया है तो 10 ही होना चाहिए. अच्छा, इसके नंबर्स के बारे में हो सकता है कि आपका अगर एक सिंपल पेपर है तो आप 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं. अगर आपका मेटा एनालिसिस है या आपका ऐसा कोई काम है जिसमें आपने बहुत सारे रेफरेंसेस का यूज़ किया है तो वो नंबर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं. A list of the references is written at the end of the paper, and its number is limited to the cited references in the paper. Alphabetical order is followed while writing references. ये आपने APA में भी देखा होगा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, कि उनके पब्लिकेशन मैनुअल में भी क्लियरली दिया हुआ है आपको बुक किस तरीके से लिखनी है. बुक में भी अगर कोई सिंगल ऑथर है, अगर कोई 2 ऑथर है या 2 से ज़्यादा ऑथर्स हैं, अगर वो कोई जर्नल आर्टिकल है या फिर वो न्यूज़पेपर में आया हुआ कोई आर्टिकल है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको किस तरीके से लिखना है, आपको आर्टिकल का टाइटल किस तरीके से लिखना है, ऑथर का नाम आपको लिखना है, वॉल्यूम नंबर आपको लिखना है. आपने टाइटल तो लिख दिया, लेकिन अगर वो एडिटेड बुक या जर्नल है तो उसको किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीज़ें दी गई है. ईयर ऑफ पब्लिकेशन
और इवन पेज नंबर, अगर वो जर्नल है तो पेज नंबर, बुक है तो वो आप पूरी बुक का नाम डिटेल्स दे सकते हैं। एक्चुअली ये सेक्शन इसलिए है कि आपका पूरा पेपर आपके रीडर ने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद में अगर उसको आपका जो काम है, आपका काम किन किन लोगों से रिलेटेड है या आपके फील्ड में कितने काम हो चुके हैं, तो ये आपका पेपर, ये सेक्शन एक लिंक प्रोवाइड करेगा। वो प्रिलिमिनरी डेटा बनेगा किसी और रीडर के लिए, किसी और रिसर्चर के लिए, जो आपको प्रीवियसली जो काम हो चुका है इस फील्ड में, वहाँ तक आपको ले जाएगा। फाइन। तो ये रेफरेंस सेक्शन है और रेफरेंस सेक्शन का ये महत्व है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर, डिफरेंट सेक्शन और इस सेक्शन में कितनी चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। आई होप आप सभी को रिसर्च पेपर के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच एक्टिवली पार्टिसिपेट बनने के लिए। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू HRDC टीम, as a director, as professor and administrative staff, and I am very much thankful to my supportive team, Mr. Vedant Sonamne and editors and my all well-wishers. Again, I am thank you very much for team HRDC Ahmedabad. Thank you very much.